हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। इंडियन हिस्ट्री में हमने अब तक ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस को डिस्कस किया। हमने जाना कि कैसे मानव सभ्यता विकास क्रम के अलग अलग चरणों से होकर वर्तमान स्वरूप में आई, कैसे कला, संस्कृति, ज्ञान, कृषि, व्यापार आदि का विकास हुआ। अब तक हम स्टोन एज से लेकर वैदिक काल तक मानव विकास के सभी आयामों को डिस्कस कर चुके हैं। मानव समाज के उदय के पश्चात अब बारी थी बड़े साम्राज्यों के उदय और उनके उत्थान की। जी हाँ, अब हम बात करेंगे महाजनपद काल एवं उस दौर की सामाजिक स्थिति के बारे में। जनपद से महाजनपद, लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल मानव समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का साक्षी रहा है, और वो था छोटी छोटी जनजाति आधारित राज व्यवस्था से बड़े साम्राज्यों में परिवर्तन। इस काल में मानव बस्तियां अब भारत के पूर्वी हिस्सों में भी बसने लगी थी। लोगों की निष्ठा जन से जनपद यानी कि जनजाति से क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई थी। अब मानव समाज कई जनपदों में बटा हुआ था। उनकी अपनी राज व्यवस्था थी और ये सभी जनपद अब अपना विस्तार भी करने लगे थे, जिसके लिए उन्होंने आपस में कई युद्ध भी लड़े। कुछ जनपदों ने अपने क्षेत्रों का विकास किया और विभिन्न जनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, और अब इस विस्तार के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील होने लगे। महाजनपदों में केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, जिसका प्रतिनिधित्व राजन के द्वारा किया जाता था। राजा या राजन अतिरिक्त कृषि उपज पर कर लगाते थे और उसका पुनर्वितरण करते थे। इस कर का प्रयोग सामाजिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था आदि को बनाए रखने में किया गया था, और इस प्रकार धीरे धीरे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आना शुरू हो गए। महाजनपद, पौराणिक ग्रंथ, बौद्ध और जैन परंपराओं के अनुसार उस काल में हमारा देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न भाग, मध्य देश, प्राची, पूर्वी भाग, दक्षिणपथ तथा अपरांत, वेस्टर्न पार्ट। इससे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता BCE, बिफोर कॉमन एरा, 6वीं शताब्दी से ही परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और सूत्र कृतांग, पाणिनि अष्टाध्यायी, बौधायन धर्म सूत्र और महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गंधार प्रदेश से लेकर पूर्व में असम तक का प्रदेश इन जनपदों से ही आच्छादित था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और ये 16 महाजनपद कुछ इस प्रकार थे: गंधार, कंबोज, अस्मक या अस्सक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्जी, अंग, काशी, कौशल, मगध, गढ़संख। प्राचीन काल में 2 प्रकार के राज्यों का वर्णन है, एक राजाधीन और दूसरे गणाधीन। राजाधीन को एकाधीन भी कहते हैं, और जहां गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था वे गणाधीन राज्य कहलाते थे। प्रारंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और उसके साथ साथ गणसंघ या कुलीन वर्ग भी थे। गण के निर्माण की इकाई कुल थी। प्रत्येक कुल का एक व्यक्ति गण सभा का सदस्य होता था। उसे कुलवृद्ध या पाणिनि के अनुसार गोत्र कहते थे। उसी को वंश भी कहा गया है। प्राय ये राजन्य या क्षत्रिय जाति के ही व्यक्ति होते थे। ऐसे कुलों की संख्या प्रत्येक गण में नियत थी। गण संघों में वज्जी या वज्जी सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, और उनकी राजधानी वैशाली थी, जो कि मिथिला क्षेत्र में स्थित थी। इन गण संघों में सिंगल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी एकल निर्णय प्रणाली नहीं होती थी, बल्कि निर्णय विभिन्न कुलों के प्रमुखों द्वारा सामूहिक आधार पर लिए जाते थे। गण सभा में
गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार था। शासन के लिए अंतरंग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, किंतु नियम निर्माण का पूरा दायित्व गण सभा पर ही था। गण सभा में नियमानुसार प्रस्ताव रखा जाता था, उसकी 3 वाचना यानी कि रीडिंग होती थी और फिर मतदान किया जाता था। इस सभा में राजनीतिक प्रश्नों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यावहारिक और धार्मिक प्रश्न भी विचारार्थ आते रहते थे। उस समय की राज्य सभाओं में प्राय ऐसी ही पद्धति थी। हमें यह बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि यह गणतंत्र शासन व्यवस्था हमारे भारत के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विचारकों का उदय। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा 6ठी और 5वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक उल्लेखनीय बौद्धिक जागृति आई, जिसने भारत को गहराई से प्रभावित किया और बाद की सहस्राब्दियों में भी इसकी संस्कृति को प्रभावित किया और उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया में भी फैल गया था। मक्खली गोशाल, गौतम बुद्ध, महावीर, अजीत केसकम्बली जैसे कई दार्शनिक इस काल में हुए। उन्होंने सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर चिंतन और मंथन किया। जब समाज में नई राजनीति का उदय, शहरी केंद्रों के अस्तित्व में आना, शिल्प का विकास और लंबी दूरी के व्यापार में वृद्धि जैसे परिवर्तन हो रहे थे, तब इन तपस्वियों की शिक्षाओं ने तेजी से बदलते समाज की ज़रूरतों और समस्याओं का समाधान किया। इन विचारकों ने आत्मा, मन और शरीर से संबंधित वैदिक विचारों एवं परंपराओं पर सवाल उठाया, जिससे नए धार्मिक संप्रदायों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोकप्रिय धर्मों के रूप में उभरे। बौद्धिक जागृति के कारण। BCE 6ठी शताब्दी तीव्र बौद्धिक उत्तेजना का काल था। इसके कई कारण थे। उस समय की राज व्यवस्था और वैदिक रीति रिवाजों से कार्य और वैचारिक स्वतंत्रता का बाधित होना। क्षेत्रीय पहचान उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। इसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को गति दी और कई कुलीन समुदायों ने इन सामाजिक बदलावों का विरोध भी किया। आम लोगों को नए उभरते धार्मिक संप्रदायों का पालन करना मुश्किल नहीं लगा और वे इससे जुड़ते गए। शहरीकरण और व्यापार के विस्तार के साथ व्यापारियों के नए वर्गों ने अपनी आर्थिक स्थिति के लिए उपयुक्त उच्च सामाजिक स्थिति की मांग की। क्षत्रियों को भी वैदिक रीतियों पर ब्राह्मणों के एकाधिकार से शिकायत थी और इन्हीं कारणों ने समाज में बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि मानव समाज के स्थापित होने के बाद यह पहला सामाजिक बदलाव था और तब से लेकर अब तक हमारा समाज कई सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया से गुजर चुका है और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। न्यू सेक्ट, नए संप्रदाय। नए संप्रदायों के तपस्वियों, शिक्षकों ने अनुयायियों को आकर्षित किया और विभिन्न संप्रदायों की स्थापना की। उनके दर्शन में एंटीनोमियन, भौतिकवादी और भाग्यवादी तत्व शामिल थे। एंटीनोमियन का मतलब यह विश्वास कि दैवी अनुग्रह या ईश्वरी कृपा नैतिक कानून का पालन करने की आवश्यकता को दूर करता है। इस काल में वैदिक धर्म के विरुद्ध कई विचार अस्तित्व में आए। इस काल के विचारकों को गृहत्यागी संप्रदायों के संस्थापक के रूप में वर्णित किया गया है और इस प्रकार 2 नए संप्रदायों जैन एवं बौद्ध की आधारशिला रखी गई। वैसे तो इस वीडियो में हम जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले महाजनपद, गणसंघ आदि को समझना आवश्यक था और ये जानकारियाँ आपको आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में हेल्पफुल रहेंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के कारणों एवं समाज पर उनके प्रभाव को समझेंगे। आप बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। बाय बाय।